हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर विमेन एम्पावरमेंट की। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस इशू के ऊपर चर्चाएं भी होती हैं, जोर भी दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं बांग्लादेश पिछले कुछ दशकों में एक ऐसे देश के रूप में उभरा जहां पर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। जहां इंस्टीट्यूशंस हों या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह बांग्लादेश के अंदर विमेन एम्पावरमेंट एक तरह से एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर के आया और उसके ऊपर सरकारों ने और समाज ने देखा जाए तो बहुत जोर देके उसको उभारने का प्रयास भी किया है। हमें बहुत खुशी है कि आज जो विद्वान हमारे साथ हैं वो पहले भी बांग्लादेश के ऊपर आकर एक हमारे साथ एपिसोड कर चुके हैं और उनके एपिसोड्स को काफी सराहना भी मिली है, एप्रिसिएशन भी मिला है। तो हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर संजय के भारद्वाज जी का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। आप प्रोफेसर संजय भारद्वाज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के अंदर प्रोफेसर हैं, बहुत सारे विषयों को पढ़ाते हैं, खास तौर से जो साउथ एशियन स्टडीज हैं या बाकी और भी जो अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के मुद्दे हैं उनके ऊपर ये बड़े विशेषज्ञ हैं। ये बांग्लादेश के अंदर भी लगभग 1 वर्ष गुजार चुके हैं, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर, और इन्हें बांग्लादेश का बहुत अच्छा अनुभव है। बाकी देश भी जो दक्षिण एशिया में यहाँ पर आते हैं, जो साउथ एशिया में, उनका भी इनको पूरी की पूरी एक तरह से सूक्ष्म पकड़ है। तो आज बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट में कि बांग्लादेश कैसे पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक जो एम्पावरमेंट उन्होंने किया है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं और कैसे उन्होंने इस सब्जेक्ट को लिया और लागू किया। संजय जी, स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट इन बांग्लादेश, आपकी पहली टिप्पणी। जी जी। नमस्कार दिनेश जी। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये फिर से ये प्लेटफॉर्म दिया और खासकर बांग्लादेश को जानने का मौका दिया। और इसमें जो आज का विषय आपने रखा है वो महिला उत्थान की बात है, विमेन एम्पावरमेंट की बात है, और हम बांग्लादेश के संदर्भ में विमेन एम्पावरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक मेरी समझ है, देखिए पहली बात साफ साफ है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजोरिटी डोमिनेटेड कंट्री है। 90% से ज्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेश में मुस्लिम्स की है। वहां पे माइनॉरिटी, लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है, उसके बाद कुछ परसेंटेज ट्राइबल कम्युनिटीज का भी है। और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बांग्लादेश को देखते हैं तो अभी भी मैं कहूंगा कि बांग्लादेश का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो अभी भी फ्रजाइल है, प्रॉब्लम है अभी भी, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैं ये कहूंगा कि पिछले 1 दशक में बांग्लादेश हैज एंटर्ड ए पीरियड ऑफ कंपैरेटिव स्टेबिलिटी after a long disturbance, standoff, problems that Bangladesh has faced in the past. जी। तो पिछले 1 दशक में जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है उसमें कई तरीके के सोशल इंडिकेटर्स पे काफी कुछ चर्चा बांग्लादेश के संदर्भ में हो रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ग्रोथ, जेंडर पैरिटी, उस पे भी काफी कुछ हद तक बांग्लादेश को सहारा जा रहा है कि अच्छा एक परफॉर्मेंस उनका रहा है। मोटे तौर पे देखते हैं कि बांग्लादेश का जो एग्रो बेस्ड सोसाइटी है वो एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग लार्जली इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, आज भी देखते हैं कि लगभग 24 बिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस बांग्लादेश में आता है। इश्यू ऑफ करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक डिले, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बांग्लादेश की सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं। और मोटे तौर पे अगर हम देखते हैं कि वहां पे अभी भी कम्युनिटीज के बीच में, चाहे वो जेंडर की पैरिटी की बात हो या फिर जो डिफरेंट अजलफ और असरफ है या रूरल अर्बन है या रिलीजियो कल्चरल ट्राइबल है, यहाँ पर भी कुछ कुछ हद तक डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है। लेकिन जहां महिलाओं की बात हो रही है, मैं 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं कि महिलाएं पिछले
कुछ वर्षों में बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन के रूप में उभर के आई। और जहां तक वहां का जो सेकुलर फैब्रिक है, जो इंक्लूसिव इथोज है बांग्लादेश की पॉलिटी और सोसाइटी का, उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज कहते हैं कि दक्षिणी एशिया के संदर्भ में हम देखते हैं तो बांग्लादेश जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें बांग्लादेश सबसे बेहतर कंट्री के रूप में माना जाता है। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं कि देखिए कि बांग्लादेश का सोसाइटी काफी डिस्टर्बिंग सोसाइटी रहा। इनिशियली 1947 में पाकिस्तान के साथ चला गया, और जो पाकिस्तान का जो एक्सप्लॉयटेटिव रेजीम था, जो वेस्टर्न पाकिस्तान, जो पंजाबी मुहाजिर कॉटरी था, वो ईस्टर्न पाकिस्तान को, जो आज बांग्लादेश है, उसको एक एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनी के रूप में उन्होंने ट्रीटमेंट किया। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन रहा वो, सो मैं कहूंगा कि महिलाएं काफी कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट में या एक्सप्लॉयटेटिव रिजीम में, या जो डिप्राइवेशन और जो एक डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम हुआ, उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा सफर हुई। और जब जब कॉन्फ्लिक्ट्स बांग्लादेश में हुए, उसमें सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न किसी को सामना करना पड़ा तो वो महिलाओं ने करना पड़ा। आप 1971 का वॉर ले लीजिए, जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, सबसे ज्यादा वो वल्नरेबल जो जो वीक सेक्शन माना गया वो महिलाओं को रखा गया। आपको पता है कि लगभग लगभग 3 लाख महिलाओं के साथ में का शोषण हुआ और उनका रेप हुआ 1971 में, ये एस्टिमेट्स बताया जाता है। उसके बाद जब जब वहां पर कोई किसी तरीके का मूवमेंट होता है या प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, उसमें जो सबसे बड़ा वल्नरेबल सेक्शन उभर होता है वो महिलाएं होती है। लेकिन महिलाओं ने हमेशा एक फ्रंट वॉरियर के रूप में अपनी भूमिकाएं भी निभाई, चाहे बांग्लादेश का 1971 में आजादी की लड़ाई हो, या फिर आप ये कहिए कि मिलिट्री रिजीम के खिलाफ एक अपने आप को एक मजबूत पिलर के रूप में खड़ा करके, जामदानी मूवमेंट जो HM इरशाद के खिलाफ इन्होंने 1989-90 में जो किया, उसको बहुत कुछ सराहनीय किया गया बांग्लादेश के संदर्भ में। और बार बार जो दूसरे जो तत्व बांग्लादेश में उजागर होते हैं, खासकर जब वहां पे रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस डोमिनेट करती है, तो उसमें भी महिलाएं एक रेसिस्टेंस के रूप में खड़ी होती है, चैलेंज करती है उस सिस्टम को और अपने आप को, अपनी जगह को मजबूत बनाए रखती है। मैं कहूंगा कि देखिए, वीमेन एम्पावरमेंट को हम कई तरीके से डिफाइन भी करते हैं, UN की अपनी डेफिनेशन है, लेकिन हमारे साउथ एशियन पर्सपेक्टिव में हम वीमेन की बात करते हैं कि भाई वो डेवलपिंग सेल्फ वर्थ अमंग वीमेन की बात आती है, या गेनिंग राइट टू मेक चॉइसेस की बात आती है महिलाओं के संदर्भ में, या फिर आप ये कहिए कि आप गेनिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात आती है कि उनको कितना अपॉर्चुनिटी मेल्स के संदर्भ में मिलती है। वो सब बातें मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूं। देखिए, हम इसको प्रोफेसर साहब 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे अच्छा रहेगा कि पॉलिटिकल लेवल पे एम्पावरमेंट, आर्थिक आधार पर जो इकोनॉमिकल है, और सोशल जो है, या उसके साथ लीगल जो एम्पावरमेंट है, इंस्टीट्यूशनल भी कह सकते हैं। तो हम एक एक करके पार्ट में जाएंगे तो हमारे जो दर्शक हैं वो अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि 3 हिस्सों को उसको लेके चलेंगे। तो जो भी हिस्सा आप पहले लेना चाहें, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या सोशल लीगल हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहला जो बात करना चाहूंगा कि जो वीमेन का एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स में कितना ज्यादा उनको पार्टिसिपेशन है। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में देखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में लगभग 10%, 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन। एक पहला बड़ा चीज है, वो साउथ एशिया के संदर्भ में दूसरे कंट्रीज में हमको देखने को नहीं मिलता कि वो सभी पोजीशंस में 10% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व है। दूसरा, अगर एजुकेशन जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो 60% कोटा वीमेन को प्राइमरी स्कूल ट्रेनिंग जॉब्स में है, टीचर्स जॉब में है। जो प्राइमरी स्कूल टीचिंग जॉब है उसमें लगभग 60%, 60% कोटा वीमेन को है, और उनको एजुकेशन में, क्वालिफिकेशन में भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जहां पे मेल को ग्रेजुएशन के बाद में नौकरी मिलती है, वहीं पर ही फीमेल को HSC कंप्लीट करने के बाद में दे आर एलिजिबल टू टेक ए जॉब इन स्कूल एजुकेशन। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को ग्रेजुएशन तक
फ्री एजुकेशन की बात कही, अप टू ग्रेजुएशन। हालांकि ये भारत में भी लागू है ये बातें, लेकिन बांग्लादेश में भी अप टू ग्रेजुएशन महिलाओं को फ्री एजुकेशन की बात कही है। उसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि जो विमेन एनरोलमेंट है, प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट है, वो लगभग 98% के लगभग पहुंच गया है। और आप स्कूल लेवल पे देखते हैं तो बांग्लादेश बहुत अच्छा एक परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप अगर हायर एजुकेशन की तरफ जब रुख करते हैं तो देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन में उतना बेहतर एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा महिलाओं का। ये इसका आप ये कहिए कि गवर्नमेंट का हायर एजुकेशन पे कितना बजट स्पेंडिंग है, कितना जीडीपी का शेयर आप हायर एजुकेशन रिसर्च को करते हैं, वो भी फैक्टर है। बाकी जो सोशल फैक्टर्स है जिस पे मैं बाद में बात करूंगा, वो भी फैक्टर है कि महिलाओं को कितना हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जाता है। लेकिन मोटे तौर पे जो देखने को मिलता है कि महिलाओं को अभी भी बांग्लादेश के संदर्भ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज दी गई है। दूसरा, अगर हम पॉलिटिको लीगल एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को पॉलिटिकल स्पेस पे और लीगल ग्राउंड पे महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। देखिए, एक बात आप मान के चलिए, लीगली हम इकोनॉमिकली देखते हैं तो महिलाओं को प्रॉपर्टी में पुरुषों के संदर्भ में बराबर का अधिकार नहीं है। और 1961 का इस्लामिक लॉ ऑन प्रॉपर्टी को अगर हम संदर्भ मानते हैं तो वीमेन हैज हाफ द राइट एज कंपेयर टू हिज ब्रदर, हर ब्रदर। तो महिलाओं को जहां पुरुष को, बेटे को 2/3 हिस्सा मिलेगा, वहीं महिलाओं को, बहन को, सिस्टर को 1/3 हिस्सा मिलता है। ये डिस्पैरिटी अभी भी बांग्लादेश में लीगल और प्रॉपर्टी के संदर्भ में महिला और पुरुष के बीच में रखी गई है। इसके लिए इक्वल राइट्स के लिए जो बांग्लादेश महिला परिषद है, वो काफी कुछ हद तक संघर्ष कर रही हैं, उसको कानून के रूप में लाके उसको बराबर अधिकार देने की बात कर रही है। दूसरा, जो बांग्लादेश महिला परिषद है, जो एक तरीके का सोशल नॉर्म्स बना हुआ है, उसमें वो ट्रिपल जो तलाक सिस्टम है उसके खिलाफ भी लड़ाई कर रही है। उसको भी खत्म कराने के लिए लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के आधार पे महिलाओं को बराबर अधिकार देने की बात कर रही है। बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। बार बार बांग्लादेश महिला परिषद इसके लिए जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ लॉ बनाने की बात कर रही है। जो तीसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट बांग्लादेश के संदर्भ में मैं देखता हूं कि जो विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कहिए या आप ये कहिए कि जो बांग्लादेश को आज हम जेंडर पैरिटी इंडेक्स में ऊपर पाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है कि महिलाओं का, विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। पहली बात कि अभी आज के दिन जो जातीय संसद है, जो पार्लियामेंट है बांग्लादेश की, उसमें महिलाओं को 50 सीटों का आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। शेख हसीना साहब के आने के बाद से 5 सीटें और बढ़ा दी गई, तो अब 45 से 50 सीटें हो गई है। दूसरा, अगर हम संदर्भ देखेंगे कि जो यूनियन परिषद है, जो लोकल बॉडीज है, उसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। वहीं पर जो यूनियन एंड जिला परिषद है, उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। लेकिन आप ये भी आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस हैं या पोजीशंस की बात करते हैं, उसमें रिजर्वेशंस तो दिया गया है, लेकिन जो अपेक्स पोजीशंस हैं, जिसमें आप ये कहिए कि प्रेसिडेंट और इन यूनियन परिषद और जिला परिषद या आप ये कहिए कि और पार्लियामेंट्स में, इसमें महिलाओं को अभी भी रिजर्वेशन उनको नहीं दिया गया है। अभी भी नीचे के स्तर पे उनको पूरा रिजर्वेशन दिया गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर, चाहे वो अवामी लीग हो या बीएनपी हो, वो लगभग 33% पार्टी पोजीशंस में रिजर्वेशन की महिलाओं को बात करती है। हालांकि ये पूरी तरह से अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये बात पक्का है कि आज भी बांग्लादेश में लगभग 21% पार्लियामेंट्री सीट्स महिलाओं के पास है बांग्लादेश में संदर्भ में। और इसी वजह से जो विमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में हम देखते हैं कि बांग्लादेश 7th पोजीशन में है वर्ल्ड 156 कंट्रीज के को अगर हम देखें कि इकोनॉमिक
फोरम जो फोरम है उसके अपने एस्टिमेट्स के हिसाब से 7वें पोजीशन में, जिसकी वजह से बांग्लादेश जेंडर पैरिटी इंडेक्स में वर्ल्ड में काफी ऊपर चला गया। आज लगभग बांग्लादेश की पोजीशन 65th पोजीशन है, 65। ये हालांकि पिछले वर्ष के तुलना में कुछ कम हुई है, पहले लगभग 50s में थी। इसका कारण पेंडेमिक्स भी हो सकता है, इसके कारण दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन महिला के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो महिला अभी भी दक्षिणी एशिया में वीमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है बांग्लादेश में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। बिल्कुल हुए हैं जी। जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन एक सबसे बड़ा पॉइंट है। हम कानून बना देते हैं लेकिन कानून को लागू करने वाली बातें नहीं हो पाती हैं, और वो एक बहुत बड़ा दक्षिण एशिया में, भारत में भी आप देखते हैं या और दूसरे दक्षिण एशियन कंट्रीज में, साउथ एशिया में देखते हैं कि जो कानून बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको ठीक से, हमारे इतना बड़ा यहाँ पे हिंदुस्तान में इंसिडेंट हुआ, और बांग्लादेश में भी आज के दिन इंसिडेंट्स होते हैं वीमेन के साथ में, जिस तरीके के रेप के केसेस होते हैं या मोलेस्टेशंस के केसेस होते हैं या दूसरे एक्सप्लॉयटेशंस और वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, उसको कितना क्या मैसेज गवर्नमेंट दे रही है कानून बनाने में, वो बहुत बड़ा बात है। इंडिया में अभी जो हुआ था निर्भया वाला केस, उसमें लोगों को हैंग कर दिया गया, निश्चित रूप से एक मैसेज गया कि अगर ये हीनियस क्राइम है और इसमें कैपिटल पनिशमेंट की बात होनी चाहिए। बांग्लादेश में भी एक मैं बहुत बड़ा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि पिछले लगभग 2002 की बात मैं कहूंगा कि बांग्लादेश में जो एसिड वायलेंस था, एसिड अटैक केसेस थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लगभग 2002 के आंकड़ों को देखते हैं तो 500 के लगभग 500 के लगभग केसेस पर ईयर आ रहे थे। उस वक्त 2002 में जो खालिदा जिया की सरकार थी, उन्होंने एक 2 सेट्स ऑफ लॉ पास किया। पहला उन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट अप टू डेथ सेंटेंस, कि हम अगर इस तरीके के क्राइम में कोई इन्वॉल्व है तो हम उनको डेथ सेंटेंस देंगे, और इसको हम कैटेगरी ऑफ हीनियस क्राइम में रखेंगे। दूसरा कहा कि जो ओपन मार्केट में जो सेल होता है उसको हम रेगुलेट करेंगे, और परचेजर्स टू प्रोक्योर द लाइसेंस, उसका लाइसेंस भी हम प्रोक्योर कर लेंगे। तीसरी बात कही कि जो फास्ट ट्रैक प्रोसिक्यूशन होगा और पनिशमेंट होगा, और जो अगर डिफॉल्टर है, गिल्टी है, तो उसका लाइसेंस सीज होने के साथ साथ लगभग 20 लाख टका का फाइन होगा, 20 लाख टका का फाइन होगा। और आप उसके रिजल्ट्स को देखते हैं कि ये कानून लागू होने के बाद बहुत सख्ती से बांग्लादेश में इस कानून को लागू किया गया, और जो आज हम देखते हैं कि एसिड अटैक केसेस जो 500 के लगभग थे, वो घट के लगभग 50 केसेस के 50 से भी नीचे केसेस आ गए। यानी कि जो सक्सेस रेशियो है वो लगभग 80% डिक्लाइन हो गया। फैंटास्टिक। जी। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बांग्लादेश में जिस तरीके का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है वीमेन फ्रेंडली इन एजुकेशन स्पेस पे, या आप ये कहिए कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के संदर्भ में या दूसरे संदर्भ में, वो बांग्लादेश को एक बेहतर जो ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग में है उसमें काफी कुछ हद तक ऊपर रखता है दक्षिणी एशिया के संदर्भ में। मैं बात कर चुका हूं कि आज 65वीं 65th पोजीशन बांग्लादेश की है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 7th पोजीशन है। हालांकि जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को हम ये कहें कि, क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की वजह से दूसरे इंडिकेटर्स में भी इंप्रूवमेंट आता है, इसीलिए बांग्लादेश दक्षिणी एशिया में बेहतर कर रहा है। लेकिन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी है अभी भी उतना बेहतर नहीं है, अभी भी इनइक्वालिटीज है, वेजेस में डिफरेंसेस हैं। मैं आऊंगा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर्स और दूसरे जो सेक्टर्स है बांग्लादेश में, अभी भी वेजेस में डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटीज है। मैंने इस विषय पे मेरे विद्यार्थियों को पीएचडी कराया है कि जो वेज इनइक्वालिटीज है रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में, वो कैसे वहां पे रिफ्लेक्ट होता है, किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी बांग्लादेश के संदर्भ में होता है। वीमेन एजुकेशन और एंटरटेनमेंट और हेल्थ और सर्वाइवल के सेक्टर में भी वो बहुत अच्छा
बांग्लादेश के संदर्भ में देखने को नहीं मिलता। अब मैं आऊंगा कि जो सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर हैं बांग्लादेश में, उन्होंने कैसे वीमेन, खासकर मैं इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात कहूं और जिसमें हम कहें कि रेडीमेड गारमेंट के संदर्भ में, कि आज रेडीमेड गारमेंट जो में लगभग 3 मिलियन 30 लाख महिलाएं रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व है। 30 लाख महिलाएं एक बड़ा एक नंबर है। नंबर है। और लेकिन ये जो है, इसमें आप ये कहिए कि जो 95% महिलाएं हैं आज भी बांग्लादेश की इकोनॉमी में कि इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व है। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात करते हैं तो महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट पुरुषों के मुकाबले जस्ट डबल है, यानी कि लगभग 6.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बांग्लादेश में महिलाओं का है। वहीं पर पुरुष के जो मेल हैं उनका 3.5 के लगभग अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात आपको जो कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, कि जो बांग्लादेश में एक ड्राइव चला कि विमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ रिलायंस, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे सेल्फ रिलायंस के माध्यम से महिलाओं का उत्थान किया जाए। उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, ऑफ कोर्स कानून को बनाना और एक लिबरल स्पेस देना जो वहां पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो एक पार्टनरशिप गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो डेवलप हुई, उसने जो विमेन एम्पावरमेंट के इंडेक्स को, इंडिकेटर्स को काफी कुछ हद तक इम्प्रूव कर दिया गया, जिसमें खासकर हम कहेंगे कि इसमें रेडीमेड गारमेंट में जो ग्रामीण बैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ब्रैक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, आशा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लगभग 20,000 रजिस्टर्ड एनजीओज बांग्लादेश में है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट अगर हम कहेंगे तो ग्रामीण बैंक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने महिलाओं को मोबिलाइज किया, उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स के माध्यम से, और उनको दे हैव मोबिलाइज्ड एंड आस्क्ड वीमेन टू कम आउट फ्रॉम द 4 वॉल्स। जो 4 वॉल्स, 4 द्वारी है कि आपका स्थान खाली डोमेस्टिक इकोनॉमी या घर के अंदर काम करने का नहीं है, आप देश की इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कीजिए और आप भागीदार बनिए। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि ग्रामीण बैंक ने लगभग 98% जो टारगेट ग्रुप ग्रामीण बैंक का रहा वो महिलाओं को रखा गया। मोहम्मद यूनुस को इस बात के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, उन्होंने पॉवर्टी इरेडिकेशन और विमेन एम्पावरमेंट की बात कही। ये मकसद भी था इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें ब्रैक को मैंने आपके संदर्भ में बात की या आशा के संदर्भ में मैंने बात कही। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका बांग्लादेश के संदर्भ में रही, वो बहुत सराहनीय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और जिसकी वजह से बांग्लादेश में वीमेन एम्पावरमेंट काफी कुछ हद तक मजबूत हुआ। लेकिन अभी भी मैं 3 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, विमेन का एक बड़ा सेक्टर है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को मजबूत किया है। लगभग 70% जो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो रेडीमेड गारमेंट है। लेकिन मैंने अभी भी कहा कि जितने भी प्रोग्राम्स बांग्लादेश में आज रन कर रहे हैं उसमें 2-3 बातें मैं जरूर कहूंगा कि मैं पहले ही कह दिया कि जो क्रोनिक कैपिटलिज्म और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की वजह से जो लिबरल आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने की बात ज्यादा होती है। लेकिन आप ये देखिए कि सारे मेजरमेंट्स लेने के बाद, सारे उपाय के बावजूद भी जो कोर प्रॉब्लम बांग्लादेश में आज के संदर्भ में आती हैं वो ये है कि अभी भी जो बेसिक कोर इश्यू है वो दक्षिण एशिया के संदर्भ में कह दीजिए बांग्लादेश के, उसको आज भी एड्रेस नहीं किया गया कि जो सोसाइटी का जो पैट्रियार्किकल नेचर है, जो पितृसत्तात्मक जो प्रधान समाज है, मेल ओरिएंटेड समाज है, उसको आज भी अटैक नहीं किया गया। और वीमेन को आज भी एक रिसोर्स के रूप में, एक कमोडिटी के रूप में यूज किया गया। मतलब कि जो आज तक के प्रोग्राम बांग्लादेश में, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, पैट्रियार्किकल कल्चर को अभी भी अटैक नहीं करता है। मेन आर स्टिल मास्टर्स इन द फैमिली and women are source of income and means of getting
loans or getting earning money for the society। ये एक आज भी चला बांग्लादेश में आ रहा है। और मैं आपको जो मोटे तौर पे जो बात कहना चाहूँ, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट हो, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम हो, जैसे मैं माइक्रो क्रेडिट के संदर्भ में भी अगर आपको बताना चाहूँ तो आप ये देखिए कि महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता है लोन को लेने के लिए ग्रामीण बैंक से। और एक स्टडी बहुत अच्छा एक स्टडी है, वो बताती है कि जो लोन लिया जाता है 100% महिलाओं ने लोन लिया, उसमें लगभग 30% महिलाएं ही सिग्निफिकेंट कंट्रोल अपने लोन पर रखती हैं। जो 30% महिलाएं, खाली लगभग 30%, 30% महिलाएं do not have any control on that loan they have brought from the Grameen Bank। और 40% फैमिली कंट्रोल्स दैट लोन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर लिटरल सेंस में देखते हैं तो 70% लोन जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम ग्रामीण बैंक से लिया जाता है, उस पे महिलाओं का कंट्रोल बहुत नहीं है, कम है। 70% नहीं है, खाली 30%, 30% महिलाएं आज भी उस पे खाली 30% महिलाएं कंट्रोल करती है। दूसरा कि एक जो बुराइयां इसकी वजह से आ गई कि इसकी वजह से क्या होगा कि महिलाओं पे एक हाउस जो घर में वर्कलोड बढ़ गया महिलाओं के काम, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जिम्मेदारी हो गई। और इस महिलाओं का जो वर्कलोड घर पे बढ़ गया, क्योंकि मेल अभी भी मेल है, वो अपने हिसाब से करता है। महिलाओं को मैंने आपसे कहा कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम और गेटिंग लोन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि महिलाओं ने जो अपनी बेटी या बहू को अपने काम में इन्वॉल्व कर लिया, स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज। और उससे सबसे बड़ा जो फर्क आया कि जो फीमेल स्कूल ड्रॉपिंग बढ़ गया बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में देखने को मिलता है। और अगर एक और मैं आपको कहता हूं कि अब आपने क्रेडिट तो ले लिया, महिलाओं के नाम से आया, अब उसका रीपेमेंट की जिम्मेदारी है वो भी महिलाओं पे है। और अगर महिला फेल होती है या महिला अपने पति से कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है कि आई हैव टू पे बैक द लोन आई हैव टेकन, अगर वो नहीं मेल अगर नहीं उसको कोऑपरेट करता है तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो काफी कुछ हद तक बढ़ रही है बांग्लादेश के संदर्भ में। और ऊपर से जो दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फोर्सफुल रिकवरी की भी बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में आज भी जो महिलाओं की स्थिति है, निश्चित रूप से हम जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से ऊपर मानते हैं। वो मैंने पॉलिटिकल फैक्टर्स बताया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बताया, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की महिला हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन महिला हैं, लोकसभा जो वहां की जो जातीय संसद की स्पीकर महिला हैं, एक टाइम में वहां पे होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सब महिलाएं थी। लेकिन आज भी जो सोशल, इकोनॉमिक और हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उतने बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रेजुएट हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, जिस तरीके से रेमिटेंसेज आ रहे हैं और जिस तरीके का एक मुझे उससे महिलाओं की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आज भी 30%, लगभग 36% महिलाएं अभी मल न्यूट्रिशन की शिकार हैं। आज भी उनको प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। आज भी जो एम्प्लॉयमेंट का मैंने कहा कि हायर एजुकेशन की तरफ कम रुख है, वो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महिलाओं की जो स्थिति बांग्लादेश में आज भी बेहतर नहीं है। लेकिन मैं लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश की समाज में महिलाओं को जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि एक वर्कफोर्स तो है, इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, उसी के साथ एक और फैक्टर जो मैं कहता हूं कि जो वहां की रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, जो इस्लाम की बात करती हैं और शरिया रूल्स की बात करती हैं। जमात इस्लाम कहता है कि महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं, कहीं पे भी नहीं, ना उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर। उनका मैनिफेस्टो बोलता था जब चुनाव लड़ते थे, 2001 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उससे पहले, कि वो कहते नहीं थे, लेकिन जो एक वॉल के रूप में, एक दीवार के रूप में जो एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स के सामने मजबूती से खड़ी हुई है। आज भी बांग्लादेश की जो सेकुलर फैब्रिक को बचाए हुए है, जो एक इंक्लूसिव ईथोस को बचाए हुए हैं, बांग्लादेश के एक डेमोक्रेटिक सेटअप को बचाए हुए हैं, उसमें महिलाएं
एक अग्रिम भूमिका में, एक मजबूती के साथ में। और यही कारण है कि जब जब वहां पे रेडिकल फोर्सेस मजबूत होती है या अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस मजबूत होती है, तो महिलाएं निकलती है उस सेकुलर इंक्लूसिव फैब्रिक और इंक्लूसिव सोसाइटी को बचाने के लिए। लिबरल जो इथोज हैं बांग्लादेश की सोसाइटी को, उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो उनका जो जीवनचर्या है वो या तो रेडीमेड गारमेंट या में जाके या दूसरे दूसरे एम्प्लॉयमेंट जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रामीण बैंक है, ब्रैक है, आशा है, उसमें अपना एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से अपनी इकोनॉमी ना केवल अपने आप के को एम्पावर कर रही है, लेकिन साथ ही साथ देश की इकोनॉमी को भी एम्पावर कर रही है। प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ से जरा सा प्रोग्राम को, और आप दक्षिण एशिया के एक्सपर्ट हैं, साउथ एशिया के। महिलाओं की स्थिति को थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें भारत से, भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से या पाकिस्तान से, तो वहां पर बांग्लादेश की स्त्रियों की जो हालात हैं या दक्षिण एशिया में जो बाकी जो देश हैं, वहां पर थोड़ा सा आपकी एक टिप्पणी मिल सकती है कि उनको कंपैरिजन करें तो वो कहां स्टैंड करते हैं? हमें दर्शकों को खुशी होगी एक थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाएगा तो। देखिए, मैं एक और आपको बहुत एक अच्छा एक मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत भी हूं वहां पर, कि मैं कहता हूं कि जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाते हो, अगर दक्षिणी एशिया को, भारत को एक सेंटर पॉइंट मान लो और भारत के बिल्कुल बीच में आप बैठ जाओ और आप देखते हो भारत के ईस्ट की तरफ जैसे जैसे जाते हो तो वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ता हुआ जाता है। ओह, और जैसे जैसे भारत के वेस्ट की तरफ जाते हो तो वीमेन और पेट्रियार्किकल कल्चर है सोसाइटी का, वो बढ़ता जाता है। चाहे वो भारत के कोई भी राज्य ले लो, जो नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, पंजाब और हरियाणा से लेकर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और सऊदी अरबिया ले लीजिए। आप जैसे जैसे ईस्ट में जाएंगे, कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार, साउथ थाईलैंड हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसमें महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। ये एक मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है। तो ये बात मान के चलिए कि भारत और दक्षिणी एशिया के संदर्भ में अगर आप ईस्ट की तरफ, तो बांग्लादेश ईस्ट में सिचुएटेड है, महिलाओं की स्थिति बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। भारत के को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो जो हालात आज के दिन महिलाओं का है, वो आप वहां पे आप ज्यादा बात कर नहीं सकते। उनको कितना लिबरल स्पेस दिया गया है, जो जिस तरीके का पाकिस्तान में जो मिलिट्री और डीप स्टेट्स का डोमिनेंस है, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट, सोशल इंडिकेटर्स की बात करते ही नहीं है। अभी भी पाकिस्तान हाइब्रिड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में है। और जिस तरीके का रेडिकलाइजेशन आज हम स्ट्रगल अफगानिस्तान के संदर्भ में कर ही रहे हैं, तालिबान ने जो महिलाओं को कोई राइट्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, स्कूल एजुकेशन को 1996 से 2000 के बीच में भी यही किया, और आज भी वही एक कंसर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। तो हम अफगानिस्तान के संदर्भ में बात ही नहीं करते हैं, और पाकिस्तान में भी हालात अच्छे नहीं है। लेकिन भारत को आप देखते हैं तो भारत में एक बैलेंस्ड अप्रोच महिलाओं के लिए अपनाया गया है। बातें भारत में भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी को भी गूंगी गुड़िया कह दिया गया था, लेकिन उस गूंगी गुड़िया ने जो कमाल देश के लिए किया, वो बाकी एक आयरन लेडी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस की बात कहते हैं, लेकिन हमने लोकल लेवल पे भी लगभग 33% आरक्षण महिलाओं को लोकल गवर्नेंस बॉडीज में रखा गया है। लेकिन जहां पार्लियामेंट की बात करते हैं तो महिलाओं को जो पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टोज में रखती हैं, महिलाओं को उतना अभी वो विधेयक लाया नहीं गया, क्योंकि ये बात जानती है, सभी पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि 33% महिलाएं in the parliament and 33% men will be out from the parliament। तो भारत के संदर्भ में आज भी लीगल, पॉलिटिकली एंड जॉब्स में महिलाओं को कोशिश किया जा रहा है, फ्री एजुकेशन की बात की जा रही है, लेकिन उस बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। श्रीलंका में महिलाओं का कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशन है, लेकिन चूंकि श्रीलंका
एक 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 वॉर टॉर्न इकोनॉमी रहा है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले 30 साल से रहा है और उस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में मैंने पहले ही कहा कि जब किसी भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो महिलाएं सबसे वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा सफरिंग्स होती है। तो श्रीलंका में एक बहुत बड़ा फैक्टर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो उसकी वजह से उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। नेपाल और भूटान एक मोनार्किकल और हिमालयन किंगडम है, मोनार्की रही है। महिलाओं का निश्चित रूप से नेपाल में इतना बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं रहा कि वहाँ मोनार्की रही है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं, माओइस्ट इंसर्जेंसी रही है, उसमें महिलाओं का जो एक ट्रैफिकिंग में उसमें बहुत बड़ा, ये बहुत सारे विषय हैं जो महिलाओं को जो विमेन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा एक नेटवर्क चलता है, बांग्लादेश से, इंडिया से, फिर नेपाल से होते हुए जो गल्फ कंट्रीज की तरफ जाता है, वो एक कंसर्न है। महिलाओं को आज भी हमारा समाज एक मेल डोमिनेटेड पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से आज भी कुछ हद तक एक ऑब्जेक्ट के रूप में करता है। मुझे लगता है एक माइंडसेट चेंज होगा, और माइंडसेट चेंज होगा तो महिलाओं का जो एक प्रभुत्व एक समाज में बराबरी का रहा है वो स्थापित होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और दर्शक मित्रों, आज जो बातें प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी ने बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम प्रोफेसर साहब के साथ बहुत सारे प्रोग्राम दक्षिण एशिया के देशों के बारे में अपनी सीरीज में करते रहेंगे। सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि दूसरे जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बारे में भी बात करेंगे उनसे, क्योंकि ये दक्षिण एशिया के एक्सपर्ट हैं उस मामले में देखा जाए तो, और बाकी विदेश नीति के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि आज उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया न्यूज़ टाइम को और यहाँ पर आए। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब कि आपने अपना कीमती समय दिया। आप हमारे साथ उपस्थित हुए यहाँ पर न्यूज़ टाइम के दर्शकों के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद आप सबका।